आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रूस और यूक्रेन में जंग दिन ब दिन भयानक रूप लेती जा रही है। खतरा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला कि व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया जाए, क्या पुतिन को सलाखों में पहुंचा देगा? इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आईसीसी की ताकत क्या है, इसके फैसले को कौन लागू करता है, क्या हर देश को इसके फैसले को मानना होता है, आखिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला किन किन देशों पर लागू होता है, क्या ऐसा भी है कि कुछ देशों पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता। सवाल यह भी कि पुतिन मंगोलिया के दौरे पर जा रहे हैं। आईसीसी ने मंगोलिया को कहा कि वो पुतिन को गिरफ्तार करे, तो क्या मंगोलिया व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा पाएगा? क्या इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़े 120 से ज्यादा देश मंगोलिया की हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे? क्या भारत, चीन और अमेरिका भी आईसीसी के फैसले को लागू करवाने के लिए पुतिन की गिरफ्तारी करवाने में भूमिका निभाएगा? आज हम आपको बताएंगे गिरफ्तारी वर्सेस जंग जारी में कौन जीतेगा। पुतिन सलाखों में जाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के फैसले का माखौल उड़ाया जाएगा? और माखौल उड़ाने के लिए ही पुतिन क्या वाकई में मंगोलिया जा रहे हैं? चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईसीसी का आदेश क्या है और मंगोलिया की मुसीबत किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आगे हम आपको बताएंगे कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है जो आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ जारी किया है। बहरहाल पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया दौरे पर जाएंगे। आईसीसी ने कहा कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें गिरफ्तार करें। कोर्ट के प्रवक्ता ने कहा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेशों का पालन करना मंगोलिया का फर्ज है, उसे इसमें सहयोग करना चाहिए। मंगोलिया दरअसल आईसीसी का सदस्य है, वो आईसीसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अगर वो पुतिन की गिरफ्तारी नहीं करता तो उसके खिलाफ प्रतीकात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, या कहें कि आईसीसी के जो सदस्य हैं वो बैन लगा सकते हैं मंगोलिया पर। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को जिम्मेदार माना है, और यह पहला मौका था जब आईसीसी ने यूएनएससी के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पुतिन के नाम का वारंट जारी करने को रूस ने अपमानजनक बताया, और बताना भी चाहिए, क्योंकि वो रूस के राष्ट्रपति हैं और वो मंगोलिया के दौरे पर जाएंगे। तो क्या वाकई में मंगोलिया गिरफ्तार करने की स्थिति में है? सवाल यह है कि क्या पुतिन जानबूझकर मंगोलिया जा रहे हैं? क्योंकि जब से वारंट जारी हुआ है, यह पुतिन की पहली यात्रा है जो एक ऐसे देश में हो रही है जो आईसीसी का सदस्य है। जरा देखिए, क्योंकि वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। पुतिन वारंट जारी होने के बाद से अब तक 11 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इनमें चीन है, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरब है, यूएई जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इसमें जो सबसे कमाल की बात है, वो अब तक किसी भी ऐसे देश की यात्रा से बचते रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य रहा है। लेकिन मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। तो सवाल अब इन सबके बीच में यही, क्या वाकई में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए क्या मंगोलिया वाकई में रूस के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर पाएगा? इस नक्शे को थोड़ा देखिए। मंगोलिया, ये दरअसल इसके नीचे चाइना और ऊपर रसिया, और 3000 किलोमीटर से ऊपर का एक बॉर्डर है जो दोनों के बीच में लगता है। लेकिन मंगोलिया में क्या पुतिन वाकई में गिरफ्तार होंगे? यह गंभीर सवाल है, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राजदूत और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना करने वालों में से एक डेविड शेफर्ड ने कहा कि मंगोलिया में पुतिन की गिरफ्तारी की संभावना ना के बराबर है। वो इस यात्रा का इस्तेमाल ही
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूक्रेन को ताना मारने के लिए कर रही है। मंगोलिया पुतिन को बुलाकर जोखिम उठा रहा है, उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ देश उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दें, लेकिन अगर रशिया साथ खड़ा है, अगर चाइना साथ खड़ा है, तो बहुत ज्यादा फर्क मंगोलिया को पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ रशिया है। आगे हम आपको बताएंगे कि मंगोलिया की आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से इन दो देशों के इर्द गिर्द ही टिकी हुई है और रूस के राष्ट्रपति यानी कि पुतिन का वहां जाना मंगोलिया के लिए फायदेमंद कैसे होगा। लेकिन उससे पहले जरा देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या कहते हुए पुतिन को जिम्मेदार माना, आरोपी माना और उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किया। और क्या सिर्फ अकेला पुतिन है या और भी हैं जिनके खिलाफ आईसीसी ने इस तरीके के फैसले दिए हैं? तो जरा सबसे पहले उस फैसले को समझिए। पुतिन गैरकानूनी निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा आचरण आईसीसी के अनुच्छेद 8 के तहत युद्ध अपराध माना गया है। इसी का दोषी मानते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी वारंट को जारी किया है। गिरफ्तारी वारंट को सील बंद रखा जा सकता है, गोपनीय रखा जा सकता है या फिर गिरफ्तारी वारंट को सार्वजनिक भी किया जा सकता है। लेकिन पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा और जांच की सुरक्षा के लिए 17 मार्च 2023 को जारी किए गए यूक्रेन की स्थिति के संबंध में पुतिन के गिरफ्तारी वारंट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जजों ने कहा कि कथित अपराध अभी भी जारी है और इसीलिए वारंट रूस को और अपराध करने से रोकने में सहायक होगा, क्योंकि रूस की फौज की तानाशाही 2014 से यूक्रेन की संप्रभुता के लिए खतरा है और यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह रहा है। और जैसे ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, दो तरीके की रिएक्शन आई। एक आई यूक्रेन की तरफ से और दूसरी आई रूस की तरफ से। तो जरा देखिए इस फैसले के बाद यूक्रेन क्या कह रहा है और रूस क्या कह रहा है, इसको भी जरा समझिए, क्योंकि दोनों की रिएक्शन में दिन रात का अंतर है। पहले रूस क्या कह रहा है सुनिए। रूस कह रहा है कि रूस कभी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं रहा, रूस ऐसे फैसले को नहीं मानता। विदेश मंत्रालय रूस की तरफ से यह कहा गया। जबकि यूक्रेन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं, जेलेंस्की का बयान। हालांकि कमाल की बात यह है कि यूक्रेन भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके फैसले को मानना किसके लिए जरूरी और किसके लिए जरूरी नहीं है, यह भी समझना जरूरी है। क्योंकि जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के द हैग के अंदर स्थित है और यह एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका कानूनी आधार रोम स्टैट्यूट या कहें अधिनियम है। इसका काम जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कुल 123 देश सदस्य हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही इसके सदस्य नहीं और इसलिए यह अपने आप में एक मजाक है। जो इसके सदस्य नहीं उनको लेकर फैसला सुनाया गया है। हालांकि इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो 2014 को आधार बनाते हुए 2022 के एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए फैसला सुनाया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिनको जिम्मेदार ठहराता है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो 4 प्रमुख अपराध कौन कौन से हैं ये भी जरा देखिए, क्योंकि उन्हीं के तहत पुतिन को गुनहगार बताया गया। इनमें पहला है नरसंहार। रूस और यूक्रेन में व्यापक स्तर पर नरसंहार हुआ, कितने जान गई हैं ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे। मानवता के खिलाफ अपराध, इसका आरोपी पुतिन को माना गया है, क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से यूक्रेन से रूस लाया गया उसको मानवता के खिलाफ अपराध माना गया है। इसके अलावा वॉर क्राइम, इसका भी दोषी माना गया है। और आक्रामकता का अपराध, रशिया पर कहा जा सकता है कि रूस पर ये चारों के चारों चार्जेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर लगाए गए और चारों में उसको दोषी माना गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, आईसीसी में कौन कौन शामिल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, क्योंकि यह तो तय हो गया कि रूस भी नहीं है, यूक्रेन भी नहीं। लेकिन जिन 123 देशों ने रोम संधि पर दस्तखत किए हैं वही देश आईसीसी के सदस्य हैं। इनमें से 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत किए
लेकिन इसे मान्यता नहीं दी। अमेरिका, रूस और यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल है और इसीलिए ये आईसीसी के सदस्य नहीं है। भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर किए ही नहीं, इसलिए वो आईसीसी के सदस्य नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या वाकई में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाकई में मजबूत है, क्योंकि कोई कोर्ट इस मायने से मजबूत होता है कि उसके साथ कितनी बड़ी वर्ल्ड पावर जुड़ी हुई है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ 4 प्रमुख देश जो इस वक्त वर्ल्ड पावर है, वो चारों ही आईसीसी के सदस्य नहीं है। तो जरा देखिए वो कौन कौन से देश जो सदस्य नहीं है, और इन चेहरों के जरिए ही आप समझ जाएंगे। इन चेहरों को ही देख लीजिए, क्योंकि एक तरफ जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, दूसरे शी जिनपिंग यानी कि चाइना आईसीसी के सदस्य नहीं है, तीसरे व्लादिमीर पुतिन जिनको खुद क्रिमिनल घोषित आईसीसी ने किया है, रूस भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी यानी कि भारत ये भी आईसीसी का सदस्य नहीं। अब जरा सोचिए, इन 4 नेताओं के अलावा दुनिया की सियासत किस तरफ घूम रही है। हम कहेंगे इन चारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन जिन चारों के इर्द गिर्द ये सियासत घूम रही है, अब उसको जरा फिर देखिए। जब आप जो बाइडेन को देखेंगे, यकीनन वो आईसीसी के फैसले का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो रशिया के खिलाफ है, बेशक वो इसके सदस्य नहीं। इसके अलावा तीनों नेता आपको एक तरफ ही खड़े नजर आएंगे रूस के मामले में, क्योंकि चाइना रशिया का सपोर्ट इस वक्त कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन बाकायदा चीन का दौरा करके आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो वैसे ही व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी दोस्त कहिए या इसको व्यक्तियों से हटाकर देश को जोड़े तो दोनों एक दूसरे के सबसे बेहतरीन दोस्त रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कब से शुरू हुआ और इसके फैसले इससे पहले किस किस के खिलाफ आए और क्या उनको लागू किया गया, तो जरा समझिए। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की शुरुआत हुई थी। यह संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। यह संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हैग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत सदस्य हैं। लेकिन अगर आदेश नहीं माना गया, मान लीजिए, और मान क्या लीजिए, आप कंफर्म कीजिए, मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार न कर रहा है न कर सकता है, तो ऐसे में क्या होगा? आदेश ना मानने पर क्या होगा? अगर कोई सदस्य देश आदेश की पालना करने से इनकार करता है तो आईसीसी की नजर उस पर रहेगी। सदस्य देश की बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो उचित होगा वो कदम उठाया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। आदेश का पालन करने के लिए वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर रहता है। भारत, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, रूस समेत कई बड़े देश आईसीसी के मेंबर नहीं हैं, इसलिए वो उनके आदेशों को नहीं मानते। इसका मतलब यह कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ना तो अपनी कोई फोर्स है और ना ही उसकी अपनी कोई किसी को गिरफ्तार करने की पावर है। उसकी पावर है आदेश देने की। आदेश को लागू करने की पावर उन देशों की है जिनके ऊपर वो लागू होता है, और मंगोलिया यकीनन वो नहीं करने वाला जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह रहा है। लेकिन अब आपको एक और इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगोलिया जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का उल्लंघन करेगा तो पहली मर्तबा होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों को कई देश इससे पहले भी नकार चुके हैं, उनका माखौल उड़ा चुके हैं। तो जरा देखिए इससे पहले ऐसा कब हुआ। सवाल यह कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो क्या पहली बार ऐसा होगा कि आईसीसी के आदेश का उल्लंघन होगा और मंगोलिया गिरफ्तार नहीं करेगा? ऐसा नहीं। कोर्ट ने सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर हसन अल बशीर के खिलाफ वारंट जारी किया। 2009 और 2010 में 2 बार अरेस्ट वारंट जारी किया गया। इसके बाद भी वो जॉर्डन और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके आए, जबकि ये दोनों देश आईसीसी के सदस्य हैं, लेकिन वहां उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि यह सच है कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना की गई, लेकिन आलोचना अपनी जगह और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को
मानना और लागू करना अपनी जगह। सवाल यह भी कि पुतिन की सुरक्षा कितनी मजबूत है। मानकर चलें एक बार कि क्या अगर मंगोलिया कोशिश करे तो क्या पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है? यह गंभीर सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको पुतिन की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी देंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि यूक्रेन और रूस दोनों में कितनी बर्बादी अभी तक हो चुकी है और मंगोलिया जो इस वक्त आईसीसी की नजर में खटक रहा है वो कहां मौजूद और उसके रूस के साथ किस तरीके के संबंध सदी पुराने हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या वाकई में मंगोलिया के दौरे पर जाकर व्लादिमीर पुतिन गलती कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सीधे तौर पर आंख दिखाकर बता रहे हैं कि देखिए आपके बस की जो है कर लीजिए, मैं मंगोलिया के दौरे पर जा रहा हूं, मंगोलिया आपके सदस्य देशों में शामिल, लेकिन मंगोलिया रेड कारपेट के साथ मेरा स्वागत करेगा। गिरफ्तारी की बात बहुत दूर है। बहरहाल आपको बताते हैं कि पुतिन की सुरक्षा कितनी मजबूत है, क्योंकि पुतिन की सुरक्षा में लगे जवानों की एक पूरी बॉडी है। इसे फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कहते हैं। ये लगभग हर तरह का हथियार चलाने में माहिर होते हैं। साथ ही ऑपरेशनल साइकोलॉजी आती है, यानी कि जो खतरा किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा हो उसे ये पहचान लेते हैं और उसे शुरू होने से पहले खत्म कर देते हैं। अनुमान के तौर पर 10,000 गार्ड व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में हर वक्त तैनात होते हैं। उनके हर कदम की सुरक्षा करते हैं। ये पुतिन के साथ हमेशा रहते हैं। विदेश यात्रा से पहले उनके एजेंट्स पूरी जांच पड़ताल करते हैं। उनके खाने को गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है। पुतिन के खाना खाने से पहले उसकी जांच टीम के द्वारा जांच की जाती है। पुतिन और उनके परिवार की रक्षा रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा करती है। पुतिन मोबाइल का इस्तेमाल तक नहीं करते और इसलिए अगर यह सोचा जाए कि कोई सीक्रेट एजेंसी पुतिन की तरफ आंखें उठाकर भी देख सकती है तो यह सोचना ही अपने आप में अतिशयोक्ति है। लेकिन इस पूरी जंग में बहुत कुछ ऐसा घटा है जो नहीं घटना चाहिए था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनरल स्टाफ यूक्रेन ने जो दावा किया कि रूस को कितना नुकसान हुआ है उसको जरा समझिए, क्योंकि कितना कुछ बर्बाद हो चुका है। उसमें अगर बात करें हम टैंक्स की तो रूस के 8,522 टैंक्स बर्बाद कर दिए गए। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद कर दी गई। आर्टिलरी सिस्टम की बात करें तो 17,216 आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेन ने रूस के बर्बाद कर दिए। रॉकेट सिस्टम की बात करें तो 1166 रॉकेट सिस्टम बर्बाद कर दिए गए हैं रूस के। 928 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन ने रूस के बर्बाद कर दिए। 367 हवाई जहाज बर्बाद कर दिए। 328 हेलीकॉप्टर बर्बाद कर दिए। 13,902 रूसी ड्रोन को यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया। 28 जहाज को बर्बाद कर दिया और एक सबमरीन भी यूक्रेन ने रूस की बर्बाद कर दी। अब जरा ये उस आंकड़े पर जो इन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरी जंग में रूसी सैनिकों की जो मौत हुई है वो आंकड़ा है 6,03,010 का। अब सोचिए इस जंग में 6 लाख सैनिकों का लहू अभी तक बह चुका है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को नुकसान कम हुआ है, इस युद्ध में यूक्रेन को भी गहरे जख्म मिले हैं। तो जरा देखिए, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को कितना नुकसान अभी तक हुआ है इसको भी जरा देखिए। जो सैनिक अभी तक मारे गए हैं वो संख्या है 70,000 के आसपास। जो घायल सैनिक है वो 3 लाख के आसपास है। 10,000 सिविलियंस यानी कि नागरिकों की मौत हो चुकी है। जिन नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है वो 65 लाख है और यूक्रेन के अंदर जो विस्थापित हुए हैं वो 37 लाख है। यह आंकड़े हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें जो नीचे के 2 आंकड़े हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए और उसी के आधार पर रूस को दोषी माना गया। इसमें जो पहला ह्यूमन राइट्स के तहत 65 लाख वो नागरिक जिन्होंने यूक्रेन को छोड़ा इस जंग की वजह से, और दूसरा वो 37 लाख जो यूक्रेन के अंदर ही विस्थापित किए गए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हुए और उन्होंने अपना सब कुछ इस दौरान गवा दिया और इसे क्राइम माना गया। क्योंकि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में आपको बताया था कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
किन 4 चीजों की सुनवाई करता है, और उनमें मानव अधिकार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, इसके अलावा वॉर क्राइम है। सवाल यह है कि क्या मंगोलिया वाकई में हिम्मत कर पाएगा? उसको समझने के लिए इस मैप को जरा एक बार फिर देखिए, क्योंकि यह दरअसल मंगोलिया है और यह मंगोलिया की राजधानी, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, जो चाइना की राजधानी बीजिंग से होते हुए रशिया की राजधानी मॉस्को तक जा रही है, यह दरअसल कॉरिडोर है जिसको चाइना बना रहा है रूस और चाइना के बीच व्यापार के लिए, लेकिन इसका फायदा मंगोलिया को भी होगा। अब जरा एक बार सोचिए, अगर मंगोलिया आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मानने की कोशिश करता है तो क्या होगा? एक तरफ चाइना जो खुला हाथ बढ़ाकर रूस के साथ इस वक्त खड़ा है, और दूसरी तरफ खुद रशिया है। आप सोचिए मंगोलिया बचेगा क्या? लेकिन सवाल यह इसलिए नहीं है क्योंकि रूस और मंगोलिया 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इतिहास बताता है कि जब 1919 में चीनी सेना ने मंगोलिया पर हमला किया तो रूसी एशियाई कैवेलरी डिवीजन ने मंगोलिया को आक्रमण से बचाने में मदद की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगोलियाई पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना 1921 में सोवियत सेना समर्थन यानी कि रूस और सोवियत प्रभाव के तहत ही हुई थी। एक सर्वे किया गया 2017 में, मंगोलिया के अंदर यह सर्वे किया गया। इसमें रूस को लेकर लोगों से पूछा गया कि रूस को वो अपना कितना बेहतरीन दोस्त मानते। आप सोचिए, मंगोलिया की 90% जनता रूस को अपना सबसे अच्छा साथी मानती है। हालांकि मंगोलिया चीन और रूस के बीच का देश है, और चीन रूस के लिए जो कॉरिडोर बना रहा है वो भी मंगोलिया से होकर जाता है। मंगोलिया की आबादी सिर्फ 30 लाख के आसपास है। सोचिए, क्या वो पुतिन को गिरफ्तार करने की हिम्मत करेगा? सवाल ही नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।